Hello students, welcome to 22nd part of mycology, and in this part we are going to study about reproduction in अस्टिलागो। जो पिछला पार्ट था माइकोलॉजी का उसमें हमने अस्टिलागो के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से उसमें डाइकैरोटाइजेशन होता है उस बारे में, और साथ ही हमने बात की थी कि किस तरह से ये जो डाइकैरोटाइजेशन जो होता है उसके बाद जो क्लैम्प कनेक्शंस है उसकी सहायता से ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है फर्दर ग्रो करता है। ओके, आज हम बात करेंगे अस्टिलागो के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो रिप्रोडक्शन जो होता है अस्टिलागो में, इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। तो पहले हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स जो बन जाते हैं उसके बाद किस तरह से ये क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के बेसिडिया बनाते हैं और बेसिडिया से किस तरह से उस पर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ओके, तो पहली स्टेज में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स की। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो अस्टिलागो में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक तो क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन या जिन्हें स्मट स्पोर्स भी कहा जाता है या टीलियोस्पोर या टीलियोटोस्पोर भी इन्हें कहते हैं, इनके फॉर्मेशन से होता है। और साथ ही जो बेसिडियोस्पोर्स जो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं उनकी बर्डिंग के सहायता से होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दैट टेक प्लेस बाय प्लाज्मोगेमी, यानी जो प्लाज्मोगेमी होती है वो सोमेटोगेमी के माध्यम से होती है, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से सोमेटोगेमी या डाइकैरोटाइजेशन होता है। तो बाय मीन्स ऑफ सोमेटोगेमी, और सोमेटोगेमी इज़ नॉट इमीडिएटली या प्लाज्मोगेमी इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड विद कैरियोगेमी। ठीक है, तो कैरियोगेमी कब होगा? जब बेसिडियम जो क्लेमाइडोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होगा, उस समय कैरियोगेमी होगा। और कैरियोगेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी जब जर्मिनेट होगा क्लेमाइडोस्पोर उससे जस्ट पहले होगा उसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा क्लेमाइडोस्पोर के अंदर या स्मट स्पोर के अंदर, और उसके बाद जब वो स्पोर जर्मिनेट होगा और बेसिडियम बनाएगा उस टाइम पे जब मियोसिस टेक्स प्लेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 3 चरणों में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन होता है और साथ ही जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं उसमें बडिंग के सहायता से होता है। अब हम बात करते हैं जो इसका लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो लाइफ साइकिल जो होती है उसमें जो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन का। और कौन से स्पोर्स? एसेक्सुअल स्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स, जिन्हें स्मट स्पोर्स भी कहा जाता है, उनकी फॉर्मेशन का वो किस प्रकार से होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ अ सेकेंडरी माइसीलियम, और ये जो सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है, और क्लेमाइडोस्पोर्स इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम पे ही बनते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्लॉसम पीरियड या इनका जो सीज़न होता है जिस समय इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस लगता है उस समय इनके अंदर ये जो इन्फेक्शन जो होता है या तो मैंने आपको बताया था सिस्टेमिक होता है या लोकलाइज्ड होता है। तो अगर सिस्टेमिक भी है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ये पूरा का पूरा जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये उसके जो इन्फ्लोरेसेंस रीजन तक पहुंच जाता है, और इन्फ्लोरेसेंस रीजन में पहुंचने के बाद जो उसके एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स जो होते हैं उसको ये इन्फेक्ट करता है, वहाँ पर ये बहुत एक्टिव हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और विग्रसली ये जो है ग्रो करना शुरू करता है। पर्टिकुलरली उन फ्लोरल पार्ट्स में जो है आपके ओवरीज हैं, एंथर्स हैं, उन पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर ये जा कर के बहुत विग्रसली ग्रो करता है। ठीक है, नाउ ईच सेल ऑफ द माइसीलियम बिहेव एज ए स्पोर मदर सेल्स, इसीलिए इस हाइफी को उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहा जाता है स्पोरोजिनस हाइफी। क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस हाइफी। तो दिस इज़ अ स्पोरोजिनस हाइफी। ये जो आप देख रहे हैं डाइकैरियोटिक हाइफा जो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्पोरोजिनस हाइफी की तरह एक्ट करता है। नाउ ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस हाइफी यू कैन सी इट इज़ डिप्लॉयड। इसमें
नॉट डिप्लॉयड, इट इज़ डाइकैरियोटिक। दो न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, येलो वाला जो है प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लिया है और दूसरा वाला जो है माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लिया है। तो इस तरह से हर जो स्पोरोजिनस हाइफी है उसकी हर सेल जो है वो डाइकैरियोटिक है, यानी सोमेटोगेमी से डाइकैरियोटिक हाइफा बन गया है। सोमेटोगेमी और क्लैम्प कनेक्शन से ये डाइकैरियोटिक हाइफा जो है ये बना है, और हर सेल इस डाइकैरियोटिक हाइफा की नाउ एक्ट लाइक अ स्पोर मदर सेल। तो अब क्या होगा, दिस द सेल वॉल जो होगी इसकी, द सेल फर्स्ट दिस सेल्स एनलार्ज इन साइज, ये सेल्स जो हैं साइज में बड़ी होंगी। देयर आफ्टर द सेल वॉल बिकम्स जिलेटिनस, ये जो है सेल वॉल इसकी जिलेटिनस हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, इस जिलेटिनस वॉल के जस्ट नीचे एक और सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह से पूरी जो हर सेल जो है ये सेल ये थिक वॉल्ड बाइलेयर्ड सेल बन जाएगी। और इससे हर सेल से क्या डेवलप होगा, एक स्पोर डेवलप होगा जिसे हम कहेंगे स्मट स्पोर या क्लेमाइडोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर, जिसे ब्रैंड स्पोर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो पूरा का पूरा स्पोर मास वहाँ पर है पर्टिकुलर उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसे कहा जाएगा स्मट बॉल या सोरस कहा जाएगा। तो इस तरह से उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और बाद में ये स्पोर्स इन जिलेटिनस शीट के ग्रेजुअली डिसअपियर होने से ये स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स होना शुरू होते हैं। तो जो यंग स्पोर होगा इट इज़ हाईलाइन इन ट्रांसल्यूसेंट होगा एंड इट कैरीज 2 न्यूक्लियाई ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन्स। ठीक है, आप यहाँ येलो वाला न्यूक्लियाई जो आप इसमें देख रहे हैं, ये न्यूक्लियाई आपका प्लस स्ट्रेन का होगा, और दूसरा वाला न्यूक्लियाई जो होगा वो माइनस स्ट्रेन का इसके अंदर होगा। तो इस तरह से जो स्पोर होगा वो बाइन्यूक्लिएटेड होगा, उसमें दोनों ऑपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई होंगे, जो कि उसमें डेंस जो ग्रेन्युलेटेड साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये एम्बेडेड होंगे। जस्ट बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द दिस क्लेमाइडोस्पोर, ये न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेंगे। तो जब हम एक स्मट स्पोर को देखेंगे, या जो जिसे क्लेमाइडोस्पोर या टिल्यूटोस्पोर भी कहा जाता है, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज टीलियोस्पोर, तो हर मैच्योर स्पोर इज़ अ राउंडेड थिक वॉल्ड ब्राउन टू ब्लैकिश इन कलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जो कि जस्ट बिफोर जर्मिनेशन वो दोनों न्यूक्लिया फ्यूज होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। एंड इट इज़ अ बाई वॉल्ड स्ट्रक्चर, आउटर वॉल इज एपीस्पोर और एक्साइन कहलाती है, अंदर वाली स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पोर या इंटाइन कहलाती है। तो जो एक्सोस्पोर या बाहर वाली जिसे एपीस्पोर भी कहते हैं, ये एक्सोस्पोर जो होती है इट कैन बी स्मूथ और इट कैन बी स्कल्पचर्ड और स्पाइनी, ठीक है, या ऑर्नामेंटल भी जिसे हम कहते हैं। तो बाहर की वॉल डिपेंड करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ की, जो ये वॉल होगी एक्साइन, जैसे अस्ट्रेलागो हॉर्डाई जो है उसके अंदर एक्साइन जो होती है वो स्मूथ होती है, या अस्ट्रेलागो मेडिस या ट्रेटेसाई के अंदर ये ऑर्नामेंटल या स्पाइनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लेमाइडोस्पोर का स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर का होता है, और थिक वॉल्ड स्पोर बनते हैं। और ये बिल्कुल एकदम जब ये स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उस समय पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पूरा का पूरा, या तो अगर लूज स्मट है तो पूरा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पूरा पूरा रिप्लेस हो जाएगा इन स्मट स्पोर्स से। ठीक है, और अगर वो कवर्ड स्मट है तो वो ओवरी के अंदर ये पूरा के पूरा स्पोर जो है उसके अंदर भरा हो रहेगा, ओवरी के अंदर, वॉल के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको कवर्ड स्मट कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर के किस तरह से बेसिडिया का इनमें फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लिबरेटेड स्मट स्पोर्स जो होते हैं दे आर carried by the wind and fall on the suitable substratum। मैं यहाँ पर आपको
एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि देयर इज़ वन स्पीशीज़ दैट इज़ Astylago nuda variety triticei that germinate soon after dissemination. ठीक है, जैसे ही वो डिसेमिनेट होता है वैसे ही वो जर्मिनेट हो जाता है, पर इनकी इन अदर स्पीशीज़ या इनकी वाइबिलिटी जो होती है स्पोर्स की वो 5 से लेकर 6 महीना होता है। तो नेक्स्ट जो है आफ्टर सम मंथ्स ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं कुछ महीने तक तो ये रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं और आफ्टर सम टाइम ये होस्ट पे ये जर्मिनेट होना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये जो लिबरेटेड स्मट स्पोर हैं ये किस तरह से होस्ट पे पहुंचते हैं? दे आर कैरिड बाय द विंड, ठीक है, एंड फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम, यानी होस्ट के ऊपर ये जाकर के गिरते हैं। ठीक है, इन Astylago triticei the spores germinate on the stigma of healthy wheat plant in the same season. मैंने अभी आपको बताया था ट्रिटिसाई में उसी सीजन के अंदर ये स्पोर जा करके उसकी स्टिग्मा के ऊपर व्हीट प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी स्पाइकलेट होती है उसके ऊपर उसमें जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर जा करके ये गिरते हैं। ठीक है, ओके। और इन अदर स्पीशीज़ अगर वो रेस्टिंग पीरियड में तो दे में फॉल ऑन द सॉइल और ऑन द ग्रेन और जो भी उनकी फेवरेबल जगह है जहाँ पे भी वो गिरे हैं, लेकिन दे मे जर्मिनेट इन द सेम सीजन और इन द नेक्स्ट सीजन। मैंने आपको बताया कि रेस्टिंग पीरियड होता है तो जर्मिनेट हो भी सकते हैं या फिर वो आफ्टर रेस्टिंग पीरियड वो जर्मिनेट होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर दिस स्पोर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड स्वेल्स। ठीक है, ये फूलता है और इसकी जो आउटर एक्सोस्पोरियम है इट रप्चर्स और जो इसका एंडोस्पोरियम है या एंडोस्पोर जिसे हम कहते हैं इट प्रोट्रूड्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोमाइसीलियम। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि ये क्लेमाइडोस्पोर जो है बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, तो जस्ट बिफोर द जर्मिनेशन ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेता है। क्या बना लिया इसने? डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिया है। ओके, अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये इस प्रोमाइसीलियम में माइग्रेट कर जाता है वेयर इट अंडरगोज अ मियोटिक डिवीज़न। तो जो 2 न्यूक्लियस के मिलने से या फ्यूज़न से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना उस प्रोसेस को तो हम कहते हैं कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी से क्या बना? डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। ओके, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फेज जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है मियोसिस। पहला तो सोमेटोगेमी था, दूसरा डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया कैरियोगेमी से, और तीसरा हो गया मियोसिस, थर्ड part. तो अब now meiosis takes place in the promycelium and this promycelium is also known as epibasidium. इसे epibasidium भी कहा जाता है या basidium भी इसे कहते हैं। तो now this promycelium becomes 4 nucleated। आप दिख रहे हैं यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई बन गए हैं, 2 न्यूक्लियाई प्लस स्ट्रेन के हैं और 2 न्यूक्लियाई माइनस स्ट्रेन के हैं इसके अंदर। तो टोटल 4 न्यूक्लियाई इसके अंदर बन चुके हैं। देयर आफ्टर वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और इस तरह से जो प्रोमाइसीलियम होता है वो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो बेसिडियम है इसका बेसिडियम से जो है एक बड फॉर्मेशन होता है। हर बेसिडियम की हर सेल से एक बड फॉर्मेशन शुरू होता है एंड ये जो बड होती है इस बड में ये जो न्यूक्लियाई इसके अंदर होता है, ये यू कैन सी दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो जब बड फॉर्मेशन होगी तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस जब होगा ये न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होगा और ये माइग्रेट कर जाएगा इसमें। तो एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा उस पर्टिकुलर बड के अंदर और एक न्यूक्लियस उस बेसिडियम की सेल में रहेगा। तो इस तरह से ये जो इसके ऊपर जो ये बड बनी दैट इज़ नोन एज स्पोरिडिया और बेसिडियोस्पोर। तो अस्टिलागो की सारी स्पीशीज़ बेसिडियोस्पोर नहीं बनाती हैं। देयर इज़ वन स्पीशीज़ दैट इज़ नोन एज अस्टिलागो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, अस्टिलागो ट्रिटिसाई, जिसके अंदर ये
इन्फेक्शन थ्रेड्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीज आर इन्फेक्शन थ्रेड्स जो बाद में आपस में फ्यूज़ होकर के क्या बना लेंगे, इन्फेक्शन हाइफी बना लेंगे, जो कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम में या सेकेंडरी माइसीलियम में डेवलप हो जाएगा। बट अदर स्पीशीज ऑफ बेसिडियो ये अस्टिलागो दे फॉर्म द स्पोरेडिया और बेसिडियो स्पोर्स ये बनाते हैं। तो ये तीन आपको जो दिस एफ इमेज, दिस जी इमेज एंड दिस एच इमेज, ये जो है अलग अलग स्पीशीज़ के आपको क्या नज़र आ रहे हैं, बेसिडियम नज़र आ रहे हैं, ये बेसिडिया नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपका जो एफ इमेज है ये अस्टिलागो ट्रिटिसाई का बेसिडिया है, जो जी इमेज है ये अस्टिलागो हॉर्डाई का बेसिडिया है, और एच इमेज में आपको अस्टिलागो मेडिस का आपको बेसिडिया नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि इन दोनों एच और जी स्पीशीज़ के अंदर जो है स्पोरेडिया फॉर्मेशन हो रहा है और बेसिडियो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ अस्टिलागो ट्रिटिसाई इन्फेक्शन थ्रेड्स आर फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर्स। तो in this manner germination of क्लेमाइडोस्पोर टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर टेक्स प्लेस। और यहाँ पर हर बेसिडियम की जो सेल्स से इसी तरह से कंटिन्यूअस सक्सेसिवली बेसिडियोस्पोर बनते जाते हैं। दे आर नॉट फिक्स्ड कि इनसे 4 ही बेसिडियोस्पोर बनेंगे। तो इस तरह से हर बेसिडियम की हर सेल से कंटिन्यूअसली बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स जो इनके अंदर बनते हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स यू कैन सी इन द नेक्स्ट इमेज, यू कैन सी ये किस तरह से ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो है आप ये पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस लाइफ साइकिल में आप देख पा रहे हैं कि ये अस्टिलागो ट्रिटिसाई का है, लूज स्मट ऑफ वीट का आपको लाइफ साइकिल दिख रहा है। और इसके अंदर किस तरह से ये डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये क्लेमाइडोस्पोर के अंदर आपको बाद में जस्ट बिफोर द जर्मिनेशन इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर शुरू होता है और प्रोमाइसीलियम डेवलप हो जाता है। आप देख रहे हैं ये प्रोमाइसीलियम डेवलप होना शुरू हो रहा है। और साथ में इसके अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के मियोटिक डिवीजन से यहाँ पर कितने न्यूक्लियाई बन गए हैं, टोटल 4 न्यूक्लियाइज आर फॉर्म्ड इन दिस इमेज। आप देख पा रहे हैं 4 प्रोमाइसीलियम में न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। बाद में बेसिडियल सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और हर बेसिडियल सेल से क्या डेवलप हो रहा है, बेसिडियो स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, या इन्फेक्शन थ्रेड इसके अंदर, क्योंकि अस्टिलागो ट्रिटिसाई का है तो इन्फेक्शन थ्रेड इसमें फॉर्म होते हैं। या जो बेसिडियो स्पोर जो फॉर्मेशन अगर होता है तो उनके अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बडिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने की है कि जो बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसमें से जो बेसिडियो स्पोर बनेंगे, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम देखते हैं 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन अगर हुआ है तो चारों में से 2 प्लस स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर होंगे और 2 माइनस स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर होंगे। और ये मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लस और माइनस स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर्स बना लेते हैं। और बाद में ये बेसिडियो स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो इससे जो हाइफी बनेगा या प्राइमरी माइसीलियम बनेगा वो प्लस, अगर स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर से बनाए तो प्लस स्ट्रेन का होगा, या फिर अगर वो माइनस स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर के जर्मिनेशन से बनाए तो वो माइनस स्ट्रेन का प्राइमरी हाइफी होगा। और बाद में वो डाइकैरियोटाइजेशन उसके अंदर हो जाएगा और डाइकैरियोटाइजेशन से यानी वो सेकेंडरी माइसीलियम बना लेगा दूसरे बेसिडियोस्पोर के जर्म ट्यूब के साथ फ्यूज़ होकर के ऑपोजिट स्ट्रेन के। और वो सेकेंडरी माइसीलियम अगेन फिर किस तरह से ये उसकी इन्फ्लोरेसेंस को या उसकी स्पाइकलेट को किस तरह से इन्फेक्ट करेगा और फिर उनके अंदर फिर वो स्मट स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज़ अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द अस्टिलागो। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो, वेयर यू कैन सी इन कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो यू कैन सी 3 टाइप्स ऑफ फेजेस आर देयर। वन इज हैप्लोफेज, ओके, दिस इज, तो 3 तरह के फेजेस होते हैं। एक है हैप्लोफेज, दूसरा है
डाइकैरियोफेज, और डाइकैरियोफेज के बाद तीसरा जो होता है डिप्लोफेज। ये जो हैप्लोफेज होता है ये क्लेमाइडोस्पोर के अंदर जो आपका जब ये इसके अंदर जैसे ही मियोसिस होता है उस मियोसिस के साथ ही हैप्लोफेज शुरू होता है, और मियोसिस के बाद में उससे प्रोमाइसीलियम बनता है, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ये बेसिडियोस्पोर जो है अगेन ये इन्फेक्ट करते हैं और ये प्राइमरी माइसीलियम जो है होस्ट के अंदर बनता है और इमिजिएटली वो सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन। तो ये प्राइमरी माइसीलियम जो होस्ट में होता है यहाँ तक का पूरा फेज जो है ये हैप्लोफेज कहलाता है, और डाइकैरियोटाइजेशन के साथ ही सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है, ये डाइकैरियोफेज कहलाता है। और सेकेंडरी माइसीलियम से बाइन्यूक्लिएटेड क्लेमाइडोस्पोर्स जो बनते हैं वो डाइकैरियोफेज में ही आता है, और कैरियोगेमी के साथ ही उन दोनों बाइन्यूक्लिएट जो स्ट्रक्चर क्लेमाइडोस्पोर है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेता है, इसलिए ये क्या बन जाता है, अब कैरियोगेमी के साथ ही डिप्लोफेज शुरू हो जाता है, जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाले क्लेमाइडोस्पोर में कैरियोगेमी से शुरू होता है, और ये जब तक मियोसिस होती है उसके पहले तक वो डिप्लोफेज रहता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी अस्टिलागो की ये जो लाइफ साइकिल है उसमें जो तीनों फेजेस हैं ये ऑल्टरनेटली चलते रहते हैं लाइफ साइकिल में। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।